हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार जहांगीर, व्याख्याता इतिहास एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेकर, जो कि संबंधित है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा प्रकाशित भारत का इतिहास कक्षा 12 अध्याय 1 भारत का वैभवपूर्ण अतीत। इसका हम अध्ययन कर रहे थे। इसका मुख्य बिंदु 5 वैदिक काल से महाजनपद काल भाग 2। इसका हम पहला भाग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने वैदिक काल की प्रमुख तिथियों, विशेषताओं में भाषा, साहित्य, राजनीतिक एवं सामाजिक विशेषताओं का अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन जो कि वैदिक काल का महत्वपूर्ण जीवन है। इसी कारण वैदिक काल को वैदिक धर्म के नाम से भी संबोधित किया जाता है। उस वक्त प्राकृतिक देवताओं की उपासना की जाती थी, साथ में योग, तप, जप आदि का महत्वपूर्ण स्थान था। देवताओं का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया: स्वर्गवासी देवता, पार्थिव देवता, वायुमंडलीय देवता। स्वर्गवासी देवता यानी कि आकाशवासी द्योस, उषा, मित्र, सूर्य, अदिति, विष्णु आदि। पार्थिव देवता यानी पृथ्वीवासी पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती आदि। वायुमंडलीय देवता अंतरिक्षवासी वात, इंद्र, रुद्र, पर्जन्य, मारुत आदि। यह वैदिक कालीन देवता हैं। इसके बाद जैसे जैसे महाजनपद काल का समय आता गया, तब जैन और बौद्ध धर्म भी प्रमुख स्थान प्राप्त कर चुके थे। अब आर्थिक जीवन। हम सभी जानते हैं कि आदिकालीन मनुष्य ने सर्वप्रथम कृषि और पशुपालन को ही अपना महत्वपूर्ण उद्योग बनाया। इसलिए वैदिक काल में भी कृषि व पशुपालन ही अर्थव्यवस्था के मूलाधार थे। गाय को अघन्य माना गया, अर्थात जिसे मारना उचित नहीं है, गाय को मारना निषेध था। और गाय एक संपत्ति के रूप में प्रयोग होती थी। जिसके पास जितनी गाय होती थी वह उतना ही धनवान माना जाता था। कई जगह उदाहरण मिला है कि इंद्र की मूर्ति के लिए 100 गायें दी गई, जिससे सिद्ध होता है कि गाय को एक संपत्ति के रूप में इस्तेमाल किया गया। कृषि के लिए गोबर की खाद, सिंचाई में कुल्यों यानी कि नहरों का उल्लेख मिलता है। जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। श्रेष्ठी, गण व गणपति, ये वे शब्द हैं जिनसे हमें पता चलता है कि उस वक्त व्यावसायिक संघ भी बने हुए थे। अब महाकाव्य काल में उपज के प्रकार। महाकाव्य काल सभी जानते हैं कि हमारे 2 महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। उस समय उपज के प्रकार क्या थे? पहला वने, वन से अपने आप उत्पन्न यानी कि स्वतः ही प्राकृतिक व्यवस्थाओं से जो उत्पन्न होती थी वनस्पति और जिससे मनुष्य को लाभ होता था, वे वने कहलाते थे। कृष्ट, जो कृषि कार्य का परिश्रम से उत्पन्न की जाती थी, उसे कृष्ट कहते थे। और इसी से धीरे धीरे इस शब्द का नाम कृषि हो गया और इसको उत्पन्न करने वाला कृषक कहलाने लगा। इसमें प्रमुख फसल हैं गोधूम, गेहूँ, यव, जौ, व्रीहि, चावल, माल, उड़द, चणक, चना, तिल आदि। कर यानी कि टैक्स, उस वक्त उपज का 1/6 से 1/10 तक जो भाग था वो टैक्स के रूप में दिया जाता था। अब कला संबंधी उपलब्धियाँ। धातु, वैदिक कालीन जो मानव था उसे अयस यानी कि तांबा या कांसा, हिरण्य यानी कि सोना, श्याम अयस यानी लोहा आदि का ज्ञान था। श्याम अयस का उल्लेख ऋग्वेद काल में प्रारंभ में नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल व महाजनपद काल में इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। निष्क, यह एक प्रकार का स्वर्ण आभूषण था जो कि मुद्रा की इकाई के रूप में भी इस्तेमाल होता था। वस्त्र बुनाई की कला महत्वपूर्ण थी। इसके प्रमुख शब्दावली हैं तंतु, सूत, तंत्र, करघा, वयन, बुनकर, व्यून, बुना हुआ वस्त्र। यानी कि पहले जो शब्द लिखा है वह वैदिक कालीन शब्द है और उसके बाद कोष्टक में जो लिखा है वो वर्तमान जो प्रचलित शब्द है वो है। मूर्ति कला शैली, गांधार व मथुरा शैली। गांधार अभी जो वर्तमान में पाकिस्तान का पेशावर के आसपास का हिस्सा है, वह गांधार शैली का प्रमुख केंद्र था और मथुरा शैली का प्रमुख केंद्र था। मथुरा शैली पूर्णतः भारतीय शैली थी और गांधार शैली विदेशी व भारतीय मिश्रित शैली थी।
जो कि भारतीय व ग्रीक से संबंधित है। इसे इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। गांधार शैली में सलेटी रंग के पत्थर का प्रयोग होता था और मथुरा शैली में लाल रंग के पत्थर का। स्थापत्य कला में मंदिर, मठ, चैत्य, विहार, स्तूप, गुफा आदि हैं। इनमें चैत्य में कनेरी और कार्ले, स्तूप में सांची भरूत और गुफा में कोलवी महत्वपूर्ण हैं। विज्ञान संबंधी उपलब्धियां। प्राचीन काल में वैदिक काल में महत्वपूर्ण विज्ञान चिकित्सा विज्ञान को माना गया, जो कि आयुर्वेद विज्ञान भी कहलाता है। इस संबंध में भारतीय परंपरा के अनुसार एक किंवदंती है कि ब्रह्मा ने सर्वप्रथम आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति व भास्कर को दिया था। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए दक्ष ने यह ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया, जिन्होंने पर्वतों पर औषधियाँ उत्पन्न की और मानव जगत को लाभान्वित किया। इस संबंधित तथ्य हैं। वेदों के प्रमुख विषय 3 विषय माने गए हैं: ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। जो प्रकृति विषय है यह संपूर्ण रूप से चिकित्सा विज्ञान संबंधित है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद भी माना जाता है। अथर्ववेद में के अध्याय 8 श्लोक 10 में उल्लेख है कि जहर का उपचार जहर से होता है। इसी अध्याय में यह भी उल्लेख है कि कौन सा जीवाणु या जीवाणु समूह मनुष्य के देह के लिए लाभदायक है और कौन सा नुकसानदायक, इसका वर्णन भी इस अध्याय में किया गया है। प्रमुख भीषक यानी कि ऋग्वेद काल में वैद्य व चिकित्सक को भीषक शब्द से संबोधित किया जाता था। इसमें चरक संहिता इनके प्रमुख ग्रंथ है। सुश्रुत का सुश्रुत संहिता, धन्वंतरी का नवनीतकम, वाघभट्ट का अष्टांग हृदय संहिता। इसके अलावा माधवकर, वृंद और चक्रपाणि दत्त भी प्रमुख भीषक थे। वैद्य के गुण 6 बताए गए: विद्या, वितर्क, विज्ञान, स्मृति, तत्परता व क्रिया। इन गुणों का वर्णन चरक संहिता में किया गया है। सुश्रुत का अष्टांग विवरण। इसमें सुश्रुत के जो अष्टांग से संबंधित यानी कि 8 तरह के चिकित्सा विज्ञान संबंधित जो वर्णन है वो इस प्रकार है: शल्य यानी कि सर्जरी, भूत विद्या, काय चिकित्सा यानी कि कार्डियोलॉजी, कौमार वृत्ति यानी कि पेडियाट्रिक्स, अगध यानी कि टॉक्सिकोलॉजी, इसके अलावा शालक्य, रसायन व वजीकरण। चरक संहिता में देह औषधियों का विशद वर्णन किया गया है। देह से संबंधित उदर विकार है, पित्त है, वात है आदि। गणित। वह भारत है जिसने हमें सभी संख्याओं को केवल 10 अंकों से व्यक्त करने की अभिनव विधि बताई, जिसमें प्रत्येक अंक का निरपेक्ष मूल्य और स्थानीय मूल्य भी था। यह कहा है विल ड्यूरेंट ने, उनकी पुस्तक सभ्यता का इतिहास। इस कथन से ज्ञात हो जाता है कि भारत ने ही पूरे विश्व को शून्य से अवगत कराया, जिनसे संख्याओं का महत्वपूर्ण शून्य से संख्याओं की गणना आसान हो गई। इससे संबंधित तथ्य हैं कि यजुर्वेद में, जो कि हमारा एक प्राचीन वेद में से एक है, उसमें 10 की घात 12 तक संख्याओं के प्रमाण मिलते हैं। विक्रम संवत के बाद 10 की घात 53 संख्या लिखने का भारतीयों को ज्ञान था, जबकि 6वीं शताब्दी तक यूनान में अधिकतम 10 की घात 4 की संख्या ही मिलती है। 7वीं सदी के बाद लैटिन व अरबी अनुवाद से यह ज्ञान भारत से विश्व में पहुंचा और विश्व इससे लाभान्वित हुआ। इसलिए भारत विश्वगुरु कहलाता है। अब है प्रमुख विद्वान व उपलब्धियां। आर्यभट्ट, जो कि महत्वपूर्ण गणितज्ञ व खगोलविद थे, इन्होंने वर्गमूल निकालने की पद्धति, क्षेत्रफल, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त की परिधि व पाई का मान आदि का प्रतिपादन किया।
भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती व सिद्धांत शिरोमणि, इनमें प्रगत कलन गणित यानी कि शून्य लब्धि कैलकुलस का उल्लेख मिलता है। बौधायन का शूल्व सूत्र जो कि क्षेत्रफल से संबंधित है, जितने भी क्षेत्र आकृति हैं उनके सूत्र इसमें मिलते हैं। इसमें चित्ती प्रमेय सभी जानते हैं कि वह एक पाइथागोरस जो प्रमेय अभी प्रचलन में है उसी का मूल आधार है, उसका प्रतिपादन बौधायन ने किया था। बौधायन व आपस्तंभ ने वर्ग सूत्र का प्रतिपादन किया। कात्यायन ने वृत्त के ग्राफ को नापने की विधि खोजी। अब खगोल एवं ज्योतिष विज्ञान, इसमें आर्यभट्ट का नाम महत्वपूर्ण है। इन्होंने पृथ्वी के भ्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। शतपथ ब्राह्मण में तारों व ग्रहों की गति के सूक्ष्म ज्ञान का वर्णन मिलता है। इसके अलावा भारत के अन्य खगोलविदों ने चंद्र का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर भ्रमण देकर 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र, 30 दिन का चंद्रमास, 12 मास का वर्ष, चंद्र व सौर वर्ष में समन्वय हेतु तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास द्वारा समायोजन आदि का प्रतिपादन किया। अब भौतिक व रासायनिक विज्ञान, इसमें कणाद जिन्होंने वैशेषिक दर्शन व अणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पदार्थ के संगठन तत्व व सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। प्रशस्तपाद पदार्थ धर्म संग्रह, शिवाचार्य व्योमवती जो भौतिक संबंधित है। इस तरह से हम अभी तक जितना भी हमने अध्ययन किया उससे हमने जाना कि भारतीय वैदिक धर्म या वैदिक सभ्यता, चाहे धार्मिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, भाषा साहित्य हो या वैज्ञानिक हो, सभी में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। और रासायनिक प्रमाण तो मुख्य रूप से मेहरौली का जो दिल्ली में स्तंभ है, लोह स्तंभ, वह एक मील का पत्थर साबित होता है, क्योंकि ये प्राचीन काल यानी कि राजा चंद्रगुप्त के समय का है और उसमें अभी तक जंग नहीं लगी है और पॉलिश अभी तक बरकरार है। तो उस वक्त भी रासायनिक क्षेत्र में भारत के विद्वान महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। इस तरह हमारा अध्याय 1 जो कि भारत का वैभवपूर्ण अतीत है वह समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। अगले वीडियो में हम अध्याय 2 का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।